नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इकोलॉजी पढ़ रहे थे हम। लास्ट क्लास में हमने कम्युनिटी, समुदाय क्या होता है, हमारे चारों तरफ जो भी हमें जगह दिख रही है और वहां पे केवल जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म कहें, सभी प्रजातियों का समूह जो है वो समुदाय कहलाता है। एक तालाब है, उसमें जितने तरह की मछलियां हैं, जितने तरह के जीव हैं, उन सब का ग्रुप समुदाय है। समुदाय में जातीय विविधता होती है, प्रभाविता होती है, स्तरीकरण होता है। फिर हमने दो समुदाय की विशेषताएं, एक अनुक्रमण, समुदाय में अनुक्रमण होता है। अनुक्रमण का मतलब क्रमिक विकास होता है जो प्रेडिक्टेबल है, मानते हैं हम, जिसका अनुमान भी लगाते ही हैं कि टाइम के साथ जैसे जैसे चेंजेस होगा उसमें बदलाव होंगे ही होंगे। तो जो अनुमान के मुताबिक कहें, जिसमें किसी भी तरह का कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, जो उसके अनुसार होगा वो वहां सरवाइव करेगा, नहीं होगा तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार का जो क्रमिक विकास होता है उसको हम अनुक्रमण बोलते हैं। सबसे पहले जो प्रजातियां आती है उनको हम पायोनियर बोलते हैं, पुरोगामी प्रजातियां या पुरोगामी समुदाय। बीच में जो आते हैं उनको क्रमक, सीरियल या ट्रांजिशनल, और लास्ट कहें या जो फिर काफी लंबे समय तक रहते हैं उनको हम चरम समुदाय बोलते हैं। कोई जगह सबसे पहले खाली पहले से है या होती है, न्यूडेशन, आच्छादन बोलते हैं इसको। माइग्रेट होके कोई न कोई वहां पे आएगा, माइग्रेशन, प्रवासन। माइग्रेट होके आगे वहां पे इकेसिस स्थापित होगा, स्थापित होने पे कंपटीशन होगा, कंपटीशन का कोई न कोई रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद में कुछ स्पीसीज गायब हो जाती है और कुछ वहां पे स्थायी हो जाती है, स्थायित्व आ जाता है, स्टेबिलाईजेशन आ जाता है। तो ये स्टेजेस। और अनुक्रमण प्राथमिक और द्वितीयक दो तरह का होता है। पहले से जगह पूरी तरह से खाली थी, हजारों सालों पहले से, उसको हम प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। अभी रिसेंटली खाली हुई है, किसी कारण से खाली हुई है और वहां पे नई कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है, तो उसको हम द्वितीयक बोलते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। पायोनियर स्पीसीज को प्राइमरी में एस्टेब्लिश होने में टाइम काफी लगता है, यहाँ कोई टाइम नहीं लगता है क्योंकि पहले से परिस्थितियां तो अनुकूल थी, बट कुछ कारण से थोड़े से टाइम के लिए बीच में से गायब हो गई थी, तो वहां पे जल्दी ही डेवलप हो जाती है। और एक कम्युनिटी का चरम समुदाय तक पहुंचने में टाइम उस प्राइमरी वाले में हजारों साल लग सकते हैं, यहाँ पे थोड़े से कुछ सालों में ही हो जाता है, तेजी से हो जाता है। तो दो, एक तो ये बात की थी। एक हमने कहा था कि जो समुदाय होता है उसमें बहुत सारी प्रजातियां होती है, बहुत सारी स्पीसीज होगी, तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन क्यों होता है? क्योंकि कम्युनिटी के अंदर स्पीसीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो उनके बीच में रिलेशन डेवलप होते हैं। रिलेशन दो तरह के होते हैं, इंटरेक्शन रिलेशन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव रिलेशन हमने लास्ट क्लास में देखे थे तीन तरह के, एक म्यूचुअलिज्म यानी सहोपकारिता, दोनों को फायदा और दोनों का कोई अल्टरनेट भी नहीं हो। प्रोटो कॉपरेशन है, तो ये भी कॉपरेशन ही है, दोनों को फायदा है बट कोई जरूरी नहीं, ऑब्लिगेटरी नहीं है, हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। और तीसरा कमेंजलिज्म, सहभोजिता, जिसमें एक को एडवांटेज मिलता है, दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, दूसरा न तो बेनिफिट में रहता है न लॉस में रहता है, तो ऐसा रिलेशन कमेंजलिज्म कहें, सहभोजिता कहें, ये था। उसके बाद नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन का मतलब किसी न किसी को लॉस जरूर होता है, भले एक को फायदा भी हो रहा हो, लेकिन एक को भी अगर लॉस हो रहा है या दोनों को लॉस हो रहा है तो हम उसको नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं। नेगेटिव रिलेशन फिर तीन तरह के होते हैं, एक एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, एक अमेंजलिज्म और एक कंपटीशन। शोषण को हमने स्टार्ट किया था जिसमें एक स्पीसीज दूसरी प्रजाति का शोषण करती है, एक्सप्लॉयटेशन करती है। एक शोषक वर्ग होता है, एक शोषित वर्ग होता है। एक स्पीसीज जो शोषण कर रही है वो शोषक है, और एक जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो शोषित है। यहां तक बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। आज हम इसी को
नेगेटिव जो इंटरेक्शन कहें, संबंध कहें, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सप्लॉयटेशन तक मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में लिख दिया था, एक्सप्लॉयटेशन तक लास्ट क्लास में लिखा ना, ओके। और ये भी लिखा था हमने कि शोषण दो प्रकार का होता है, एक्सप्लॉयटेशन दो तरह से होता है। दो, कौन कौन से दो? एक होता है पैरासिटिज्म, परजीविता, परजीविता पैरासिटिज्म नाम सुना होगा, परजीविता परजीवी। तो दो, एक होता है परजीवी पैरासाइट, और एक होता है पोषक यानी होस्ट। सबसे सिंपल एग्जांपल दूं, अगर आपके बालों में जुएं हैं तो वो जुएं एक प्रकार से क्या है? परजीवी है। आप खुद क्या हो उनके लिए? होस्ट हो, पोषक हो। तो कोई भी एक जीव दूसरे जीव पर रहने के लिए, भोजन की आवश्यकता के लिए डिपेंडेंट हो तो हम उसको परजीविता बोलते हैं। तो दो स्पीसीज के बीच में ऐसा रिलेशन जिसमें एक परजीवी होता है, एक पोषक होता है। परजीवी हमेशा बेनिफिट में रहता है, लाभ में रहता है, जबकि होस्ट हमेशा लॉस में रहता है, हानि में रहता है। पैरासाइट हमेशा जो होगा वो स्मॉल साइज में होगा, छोटा होगा आकार में, जबकि होस्ट हमेशा होगा वो लार्ज साइज में होगा, आकार में बड़ा होगा। जैसे एक पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर 100 चिड़ियाएं बैठी है, वहीं अपना फूड वगैरह ले रही है, वहीं से कुछ खा रही है, कर रही है। तो प्लांट अपने आप में होस्ट है और उसके ऊपर जो बैठी हुई चिड़ियां सारी पैरासाइट है। तो कुल मिला के पैरासाइट क्या होता है, होस्ट क्या होता है, बिल्कुल इजी है और मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गई होगी बात। ओके, पैरासिटिज्म वैसे कई तरह का होता है, उसमें एक्टो पैरासिटिज्म, एक्टो का मतलब बाहर होता है, बाह्य परजीविता कहें, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें पैरासाइट होस्ट की बॉडी की आउटर पार्ट पे कहें या बाहर कहें या सरफेस के ऊपर कहें, वहां रहे। बालों में जुएं हैं वो एक्टोपैरासाइट है। खूब सारे जानवर हम देखते हैं, उनके ऊपर टिक्स बाइट्स होते हैं, टिक्स और माइट्स होते हैं, जू, चीचड़े ये होते हैं। ये सारे के सारे क्या है? एक प्रकार से एक्टोपैरासाइट है। दूसरा एंडोपैरासिटिज्म, एंडो का मतलब अंतः परजीविता, अंतः का मतलब शरीर के अंदर रहे। हमारी जो आंत है, इंटेस्टाइन है, इसमें खूब सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। टीनियसिस, टीनिया होता है, एस्केरिस होता है, अमीबा होता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं जो हमारे आंतों के अंदर, हमारे क्या दूसरे जीवों के भी बॉडी के अंदर रहते हैं, और वो जो अंदर रहते हैं उनको हम एंडोपैरासिटिज्म या अंतः परजीविता। मेरे ख्याल से कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये अंतः परजीविता, बाह्य परजीविता, अंतः परजीविता। एक शब्द और आता है जिसको हम बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। अंड परजीविता। ब्रूड पैरासिटिज्म का मतलब कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो घोंसला नहीं बनाते। जैसे कोयल है, वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल को जब भी अंडे देने होते हैं तो उड़ते हुए देखती है कि कहां पे फीमेल क्रो ने, कौवे का घोंसला है और कौवे ने रिसेंटली एग लेइंग किया है। फीमेल क्रो ने जहां पे ताजा अंडे दिए हैं, जब भी फीमेल क्रो थोड़ी बहुत इधर उधर होती है, चुपके से जाके वहां अंडे दे के और कोयल भाग जाती है वहां से। अब फीमेल क्रो को यह पता नहीं चलता है कि इसमें
कौन सा अंडा मेरा है और कौन सा दूसरा है, या ये भी पता नहीं चलता है कि मैंने 5-6 अंडे दिए थे कि एक ही दिया था, 2 दिया था, 1-2 साथ में और बैठ अंडा पड़ा है, तो होगा, हो सकता है। अब आगे की इंक्यूबेशन करना, सेना, क्योंकि एक गर्मी चाहिए उसको बच्चे में कन्वर्ट होने में, तो उसके ऊपर बैठ के उसके टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाती है, एग के टेम्परेचर बढ़ता है जिससे अंदर बच्चा तैयार होता है। तो ये फीमेल जो कोयल को जो करना था, कुक्कू को जो करना था, वो अब फीमेल क्रो कर रही है। उसमें से छोटे छोटे बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो उन छोटे छोटे बच्चों को ला के फीडिंग करवानी होती है, तो वो फीडिंग जो करवानी कोयल को चाहिए थी, अब वो फीमेल क्रो करवा रही है। फीमेल क्रो, अगर वहां कोयल ने अंडा नहीं दिया होता तो जो भी फीडिंग, जो दाना चुगा ला रही थी और वो अपने 4 बच्चों को खिलाना था, उसकी जगह अगर 2 अंडे कोयल ने दे दिए तो अब 6 के बीच में बंट रहा है। तो इसका मतलब उनको तो लॉस ही हो रहा है एक तरह से, तो उसको हम बोलते हैं अंड परजीविता। तो मोटे तौर पे तो ये 3 शब्द हैं, इसके अलावा और भी। अगर किसी के लाइफ में पैरासिटिज्म बहुत जरूरी है, उसके बिना अगर उसकी लाइफ पूरी नहीं हो, तो हम बोलते हैं ऑब्लिगेटरी पैरासिटिज्म। ऑब्लिगेटरी है, जरूरी है, अनिवार्य है, उसके बिना उसकी लाइफ आगे कंप्लीट होती नहीं। बहुत सारे छोटे छोटे जीव जो होते हैं, जैसे हम प्लाज्मोडियम की बात कर ले, तो मनुष्य और फीमेल एनोफ्लीज, ये दोनों उसके होस्ट हैं, दोनों का होना जरूरी है। केवल एक के भी होने से उसकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं होगी। ऑब्लिगेटरी पैरासिटिज्म। बहुत सारे प्लांट होते हैं जो पूरी तरह से दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बेलें जो होती है वो पूरी तरह से दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो उनको होलो पैरासिटिज्म बोलते हैं। आधा अधूरा हो तो हेमी पैरासिटिज्म बोलते हैं। हेमी, एक पैरासाइट के ऊपर दूसरा पैरासाइट हो तो हम उसको हाइपर पैरासिटिज्म बोलते हैं। जैसे पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है, चिड़िया के खुद के ऊपर, चिड़िया किसके ऊपर? पेड़ के ऊपर डिपेंडेंट है, और चिड़िया के खुद के ऊपर छोटे छोटे जुए हैं जो चिड़िया के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसी स्थिति होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपर पैरासिटिज्म। बालों में थोड़ी बहुत जुए हैं तब तक तो ठीक है, बहुत ज्यादा हो गई है तो हम उसको बोलते हैं सुपर पैरासिटिज्म। बहुत ज्यादा पैरासाइट की संख्या बहुत ज्यादा हो गई हो। पैरासाइट जो और होस्ट के बीच का जो रिलेशन है, उसमें पैरासाइट का मकसद होस्ट को मारना कभी भी नहीं होता है, किल करना कभी भी नहीं होता है। बस उनको तो यह आता है मुझे मेरा भोजन मिलता रहे, बस ठीक ठीक। तो अचानक से मार देना ऐसा नहीं है। बट सुपर पैरासिटिज्म हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो डेथ भी हो सकती है। तो पैरासिटिज्म को लेकर ऐसे खूब सारे शब्द हैं, हमारे काम के ये 2-3 शब्द। तो एक पैरासिटिज्म, मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे हम इसको लिख देंगे। दूसरा जो है वो प्रीडेशन। परभक्षण, या हम इसको बोलते हैं परभक्षिता। परजीविता तो परभक्षिता। परभक्षिता का मतलब भक्षण करना, भक्षण करना का मतलब मार के खा जाना, किल करना। यहां पे ऑब्जेक्ट जो है मारना, मार के खा जाना, किल करना है। यहां पे 2 जो होते हैं, एक होता है प्रेडेटर और एक होता है प्रे। एक होता है शिकारी, एक होता है शिकार। शिकारी बेनिफिट में रहता है, शिकार जो है वो लॉस में रहता है। लॉस में क्या, अपना जीवन ही खत्म कर देता है वो। तो 2 स्पीसीज के बीच में ऐसा रिलेशन जिसमें जो शिकारी है शिकार को मार के खा जाता है। प्रेडेटर किल प्रे एंड कंज्यूम इट, और उसको खा जाता है। ऐसा रिलेशन जो होता है उसको हम परभक्षिता बोलते हैं। और जहां पे भी ये शिकार वाला मामला देखते हैं हम, फॉरेस्ट में मांसाहारी जीव शाकाहारियों को मार के खा जाते हैं। भेड़िया दौड़ेगा और खरगोश हिरण जो मिलेगा उसको मार के खा जाएगा। टाइगर, लॉयन, पैंथर, लेपर्ड, ये सारे के सारे मार के खा जाते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है, परभक्षिता है। तो मेरे ख्याल से परभक्षिता में भी किसी को कोई ज्यादा डाउट नहीं है।
अब परभक्षिता में एक और कुछ प्लांट जो होते हैं वो भी परभक्षी होते हैं। हम ये समझते हो कि केवल बड़ा जानवर छोटे जानवर को मार के खा जाता है वही परभक्षिता होती, ऐसा नहीं है। प्लांटों में भी, पौधों में भी पादप जो है, पादप कहें पौधे कहें, इनमें भी कुछ पादप ऐसे होते हैं जो शिकार करते हैं। ऐसे पादपों को हम बोलते हैं कीटाहारी पादप, इंसेक्टिवोरस। तो एक नाम शब्द सुना होगा, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट या कीटाहारी पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं। हनी ट्रैप नाम सुना होगा, सामान्य लैंग्वेज में दैनिक जीवन में हम कई बार देखते हैं कि सब किसी महिला ने किसी पुरुष को हनी ट्रैप कर दिया, ललचा दिया और ललचा के अपने चंगुल में ले लिया और उससे पैसे ऐंठ लिए या और कुछ कर लिया। वैसे के वैसे कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हनी ट्रैप की तरह, ऊपर लेने पे और ज्यादा तेज आएगी आवाज। कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं जिन प्लांट में ऐसे फ्लावर होते हैं, उसमें मकरंद निकलता है, रस निकलता है, उसकी स्मेल चारों तरफ होती है। कीट जो होते हैं उस स्मेल को सूंघते हैं और सूंघ के उनको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी ताजा ताजा कुछ खाने के लिए है। वो मंडराते हुए जाते हैं, कलरफुल अच्छा सा फ्लावर दिखता है, उस फ्लावर में इस प्रकार का कोई सिस्टम कर रखा होता है, कीट जैसे ही अंदर जाता है उसका ढक्कन बंद हो जाता है, वो अंदर ही बेचारा मर जाता है और फिर उसको वो प्लांट खा जाता है। ऐसे प्लांट जो होते हैं उनको हम कीटाहारी प्लांट बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं, पीचर प्लांट बोलते हैं। ये प्लांट ऐसा क्यों करते हैं? ये ऐसा नाइट्रोजन की सप्लाई के लिए। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को का भक्षण किसकी सप्लाई के लिए करते हैं, क्या उनको कमी रहती है? नाइट्रोजन। प्लांट को जनरली देखें तो हम यूरिया डालते हैं, क्यों डालते हैं? नाइट्रोजन की सप्लाई के लिए। तो नाइट्रोजन की सप्लाई, नाइट्रोजन की कमी प्लांट में होती, उनमें रहती है, इस वजह से वो कीटों को मार के उसमें जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को वो लेते हैं। तो नाइट्रोजन की सप्लाई के लिए ऐसा करते हैं। मेन 4 अच्छे एग्जाम्पल है जो कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। एक यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया अब नाम है उसमें कोई, एक निपेंथीज, एक ड्रोसेरा, एक डायोनिया। ये नाम हिंदी में वहां लिखे हुए मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूट्रिकुलेरिया, निपेंथीज, ड्रोसेरा और डायोनिया, ये 4 अच्छे एग्जाम्पल हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के, पीचर प्लांट के, जो भी एक प्रकार से किसमें आते हैं? प्रिडेशन में आते हैं, परभक्षिता में आते हैं। तो परभक्षी प्लांट भी होते हैं। कहने का मतलब मेरा केवल इतना है। तो अभी हम नेगेटिव रिलेशन में शोषण के बारे में, शोषण 2 तरह का, एक परजीविता और एक परभक्षिता, एक पैरासाइट और होस्ट के बीच का रिलेशन, एक शिकारी और शिकार के बीच का रिलेशन। तो इनको लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। लिखें परजीविता। आपके डे बाय डे की जो पीडीएफ है वो तो उसी दिन डाल देंगे, और फिर जैसे ये इकोलॉजी का कुछ पोर्शन हो जाएगा तो एक साथ हिंदी की अलग और इंग्लिश की अलग वो डाल दी जाएगी। जैसे ही कुछ क्लासें हो जाएगी तो मेरे ख्याल से मैं 3 सेगमेंट में डिवाइड करके डाल दूंगा। इकोलॉजी की एक अलग, एनवायरमेंट की एक अलग, बायोडाइवर्सिटी की एक अलग। तो ये एक साथ हिंदी की, इंग्लिश की। अभी साथ साथ जो ये, वैसे इसी को उसमें अलग किया हुआ है और कोई नया कुछ भी नहीं है, और आपको तो लिखना ही है। अपना खुद का जो हैंड रिटन रजिस्टर है वो सबसे बेस्ट है, तो वही करना है। बट फिर भी किसी को अगर जरूरत रहे तो एक साथ भी मैं बाद में डाल दूंगा। और पर डे की
आज जितना करवाया जा रहा है लगभग उसके आगे पीछे की मुझे लगता है कि इतना हो जाएगा, तो उसकी पीडीएफ आपको उसी समय साथ में डाल दी जाएगी। लिखें परजीविता। दो प्रजातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक प्रजाति कोष्टक में लिख दें परजीवी, कोष्टक में लिखें परजीवी, अपनी आवश्यकताओं हेतु दूसरी प्रजाति यानी पोषक पर निर्भर रहती है। इन पैरासिटिज्म वन स्पीसीज benefits and the interaction is detrimental to the other species. लेकिन परजीविता अनेक प्रकार की होती है। पैरासिटिज्म कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स। अब मेरे ख्याल से ये लिखने की जरूरत नहीं है कि परजीवी लाभ में रहता है, पोषक हानि में रहता है, परजीवी का आकार छोटा होता है, पोषक का आकार बड़ा होता है। ये हम वैसे भी समझते ही हैं, जो इसमें लिखा नहीं है मैंने। तो परजीविता अनेक प्रकार की होती है। पहला लिखें बाह्य परजीविता, एक्टोपैरासिटिज्म। जैसे मनुष्य पर जुएं, जानवरों पर चींचड़े आदि। लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन अदर एनिमल्स। मनुष्य पर जुएं, अन्य जानवरों पर चींचड़े। अंतः परजीविता, अब शरीर के अंदर रहता है, शरीर के बाहर रहता है, ये तो लिखिए उसमें पता चल ही रहा है, तो इसलिए लिखने की जरूरत है नहीं। जैसे एस्केरिस, टीनिया, एंट अमीबा, आदि मनुष्य की आंत में रहते हैं। एस्केरिस, टीनिया, एंट अमीबा एक्सेट्रा फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। तीसरा लिखें अंड परजीविता। जैसे कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। कुक्कू बर्ड lays its egg in nest of crow, host crow। उसके बाद में लिखें परभक्षिता। इसमें भी प्लस और एक माइनस, एक फायदे में और एक नुकसान में, इसलिए एक प्लस और एक माइनस लगाएंगे। एक स्वतंत्र जीव जो दूसरी जाति के जीवों को इन प्रेडेशन वन ऑर्गेनिज्म यानी प्रेडेटर किल्स एंड कंज्यूम अनदर स्पीसीज यानी प्रे। एक स्वतंत्र जीव जो दूसरी जाति के जीवों को पकड़कर और मारकर खा जाता है।
पकड़कर मारकर खा जाता है। इस संबंध में परभक्षी जीव को लाभ होता है। In this relation, predator benefits and interaction is detrimental for prey. जबकि शिकार नष्ट हो जाता है। परभक्षी जीव को लाभ होता है जबकि शिकार नष्ट हो जाता है। उदाहरण, जंगल में मांसाहारियों द्वारा शाकाहारियों का शिकार। फिर लिखें, कीटाहारी पादप भी परभक्षिता का उदाहरण है। Insectivorous plants are also example of predation. परभक्षिता का उदाहरण है जो नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु which kills insect for supply of nitrogen. नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु कीटों का भक्षण करते हैं। कीटों का भक्षण करते हैं। कीटाहारी पादपों के उदाहरण, नेपेंथीज, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया आदि। ये मेजर 4 ये यहाँ पे फोटो में दिखा रखे हैं। जैसे ये ड्रोसेरा, बड़ा शानदार दिखने में अच्छा सा फूल दिख रहा है, कलरफुल। ये चारों तरफ कांटे हैं और बीच में ये अंदर एक होल टाइप है, वहां पे मीठा मीठा मकरंद मिलता है। जैसे ही कीट कोई भी जाता है, इस मकरंद को कहें या रस को कहें चूसने के लिए, ये कांटे जो है वो बंद हो जाते हैं। जैसे इसमें ये कांटे बंद दिखा रखे हैं डायोनिया में, ये अंदर फंस गया। अब ये अंदर ना तो यहाँ से बाहर निकल सकता है, तड़फ तड़फ के मर जाएगा तो उस में से काम की चीजें। इसी प्रकार से यूट्रिकुलेरिया, ये यहाँ पे ये फ्लावर दिख रहा है, इस फ्लावर के अंदर जैसे ही घुसता है तो ये फ्लावर जो है वो बंद हो जाता है। और अच्छे से दिखा रखा है एक इस निपेंथीज को, बिल्कुल फ्लावर बना ही ऐसा है कि एक बर्तन पोट हो वैसा, ऊपर ये ढक्कन, यहाँ से आके अंदर जैसे ही गिरे ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है और वो अंदर ही मर जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जो प्लांट कीटों का भक्षण करते हैं। वो भी एक प्रकार से हम उनको किस में रखेंगे, इस परभक्षिता में। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कमेंजलिज्म, अमेंजलिज्म। कमेंजलिज्म तो पहले हो गया, अमेंजलिज्म नेगेटिव रिलेशन, असहभोजिता, सहभोजिता अब याद है हमारे को, तो बस उसके आगे अ लगाया है। यानी वहां पे क्या था, वहां पे एक प्रजाति को हमने कहा था कि एडवांटेज मिल रहा है, एक को न एडवांटेज है न लॉस है। यहाँ पे एक को लॉस हो रहा है और दूसरे को न एडवांटेज है न लॉस है, एक माइनस और एक जीरो, अनअफेक्टेड। तो दो स्पीसीज के बीच में ऐसा रिलेशन जिसमें एक प्रजाति को लॉस हो रहा है और दूसरा अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड कहें या हम इसको लिख सकते हैं न तो लाभ न ही हानि। तो दो स्पीसीज के बीच में ऐसा रिलेशन जिसमें एक को
लॉस हो जाता है और दूसरे को न कोई एडवांटेज है न कोई लॉस है, तो उसने ऐसा फिर क्यों किया? वो उसका नेचर है, उसकी प्रवृत्ति है। बहुत से लोग होते हैं ऐसे जिनको दूसरे तीसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई फायदा भी नहीं हो रहा है उनसे, फिर भी दूसरे का नुकसान करते हुए चलते हैं। होते ही ऐसे लोग। तो वैसे के वैसे नेचर ने भी ऐसे खूब सारे जीव बनाए हैं। जैसे जैसे सब कुछ फंगस होती है या कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो केमिकल सीक्रेट करते हैं, रसायन स्रावित करते हैं, वो केमिकल सीक्रेट करते हैं। अब वो केमिकल अपने आसपास सीक्रेट कर देते हैं, उनका काम है केमिकल बना बना के छोड़ना। उससे उसको कोई एडवांटेज मिलता है, फायदा मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट केमिकल बनाने की उनकी नेचर है। अपने आसपास केमिकल सीक्रेट करेंगे तो वो केमिकल दूसरों के लिए टॉक्सिक होता है। जो भी आसपास कोई जीव पहुंच गया उस टॉक्सिन की वजह से मर जाता है। तो ऐसा रिलेशन जो होता है वो एक प्रकार से, इसको हम बोलते हैं एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस, प्रतिजीविता। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुना होगा आपने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उन्होंने पेट्री डिश कहें, एक प्लेट कहें, वो ली, उसमें एक कल्चर मीडियम लिया जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ करवानी थी, यानी एक भोजन लिया, अगार लिया, खाना लिया एक तरह से। उसमें कुछ बैक्टीरिया डाले कि भाई उस बैक्टीरिया की ग्रोथ करवानी, खूब सारे बैक्टीरिया चाहिए। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ करवानी थी वो सैंपल कुछ डाल दिए जिससे उनकी खूब सारी संख्या हो जाए। तो उन्होंने ये देखा कि इतना पोर्शन जो है, इस पोर्शन में एक भी बैक्टीरिया नहीं है, यहां पे खूब बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया ग्रोथ हो गए। यहां तो 5 बैक्टीरिया डाले थे, 5 लाख हो गए, लेकिन इतना पोर्शन ऐसा है जिसमें एक भी बैक्टीरिया नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या कारण है, यहां नहीं है, यहां इतने सारे हैं, क्या हो सकता है? तो उन्होंने देखा कि यहां पे एक फंगस है, पेनिसिलियम नोटेटम करके। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो पोर्शन है वहां पे एक फंगस है, कौन सी? पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम करके फंगस थी। उस फंगस ने कुछ केमिकल सीक्रेट किए जिससे यहां जो बैक्टीरिया थे वो मर गए। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब इस फंगस का हम यूज करके क्यों नहीं, जो रसायन इससे निकलता है उसको नाम दे दिया पेनिसिलिन, और वो पेनिसिलिन बनाए। और वो पेनिसिलिन सपोज किसी के शरीर के अंदर बैक्टीरिया है उनको मारने के लिए काम में ले लें। तो पहली एंटीबायोटिक दवाई जो बनी थी वो बस एक सडनली अचानक से उसको डिस्कवर कर दिया गया। डिस्कवर अचानक कैसे हुई, वो तो कर तो कुछ और रहे थे, मिल कुछ और गया। और पहली एंटीबायोटिक दवाई जो पेनिसिलिन बनी थी 1928 में, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, वो फ्लेमिंग ने बस ऐसे ही बन गई थी। और उसके बाद से एंटीबायोटिक दवाइयां, उसके बाद खूब सारे फंगस का यूज करके, बैक्टीरिया का यूज करके, केमिकल उनसे जो बनते हैं उनका यूज करके दूसरे बैक्टीरिया को, दूसरों को मारने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयां बनने लगी। तो एंटीबायोटिक दवाइयां जो है वो एक प्रकार से किसका उदाहरण है? असहभोजिता का। क्योंकि जिसने वो एंटीबायोटिक दवाई बनाई है, ज्यादातर एंटीबायोटिक दवाइयां एक जीव बनाता है, दूसरे जीव के लिए वो हानिकारक होती है। तो जिसने बनाई है उसको कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि उसको कोई फायदा हो गया हो, उसको कोई फायदा नहीं है, बट दूसरे को लॉस हो गया। ऐसा का ऐसा मिलता है प्लांट में। इसको हम बोलते हैं एलिलोपैथी। एलिलोपैथी एलिलोपैथी भी एक प्रकार से ऐसे ही है। खेत में देखा होगा कि बबूल का पेड़ जहां खड़ा होता है उसके आसपास एक लंबा एरिया होता है, उस लंबे एरिया में एक भी नीचे झाड़ी नहीं होती, घास भी नहीं होता है। जबकि खेजड़ी का वृक्ष है उसके नीचे खूब सारी घास होती है। तो बबूल के नीचे क्यों नहीं होती? क्योंकि बबूल ऐसे केमिकल सीक्रेट करता है जो दूसरे प्लांट के लिए नुकसानदायक होता है। दूसरा प्लांट का मतलब दूसरी घास थोड़ी सी उगती भी है तो वो नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जहर की तरह
वो जहर सीक्रेट किया है उसने। ऐसे बहुत सारे प्लांट, पहाड़ी एरिया में झरमरी करके, लेंटाना करके प्लांट होता है, वो उतने सारे केमिकल सीक्रेट करता है कि अपने आसपास दूसरे किसी को होने ही नहीं देता, केवल लेंटाना ही होता है। तो ऐसा जो होता है उसको हम एलिलोपैथी। तो कुल मिला के एंटीबायोसिस कहें, प्रतिजीविता और एलिलोपैथी, ये असहभोजिता के उदाहरण है। असहभोजिता, तो एक असहभोजिता हो गया दूसरा वाला, और तीसरा जो है वो है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा में तो मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत है नहीं, कंपटीशन जहां भी होता है वहां दोनों को लॉस ही होता है। अब आप तो कहोगे कंपटीशन में तो प्रतिभाएं निखर के आती है बाहर, बात सही है, बट फिर भी जिसमें जितनी काबिलियत है कंपटीशन की वजह से उसको उतना नहीं मिलता है, उससे कम ही मिलता है। इसलिए नेचर में कहें, एक फॉरेस्ट में कहें, वहां पे कंपटीशन की वजह से नुकसान ही होता है। तो कंपटीशन को एक नेगेटिव रिलेशन माना गया है, और जिसमें दोनों को लॉस माना गया है कि अगर किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता तो जाओ आराम से खा के आ जाओ और बात खत्म। अब कंपटीशन है तो लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा। दो टाइगर हैं और दोनों टाइगर के लिए शिकार अगर एक ही है तो दोनों को आपस में जलना झगड़ना पड़ेगा। तो ये इंटर स्पीसीज भी हो सकता है, इंट्रा स्पीसीज भी हो सकता है। एक ही जाति के जीवों के बीच में भी होता है तो उसको हम इंट्रा स्पीसीज बोलते हैं, और अलग अलग जाति के जीवों के बीच में हो तो इंटर स्पीसीज कंपटीशन भी हो सकता है। तो एक ये नेगेटिव रिलेशन। तो मेरे ख्याल से ये दोनों समझ में आ ही गए होंगे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बातें है नहीं। थोड़ा सा हम अपने आप को, फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं तो फॉरेस्ट के बीच में समझें, हाँ यहाँ पे अच्छा ये होता है, बिल्कुल होता है, हाँ ये, तो बहुत इजी आसान से समझ में आने वाली बातें होती है। तो लिखिए असहभोजिता। प्रतिजीविता यहां नहीं लिखें, प्रतिजीविता एक उसका एग्जाम्पल ही है, तो कई बार उसको प्रतिजीविता कह देते हैं, लेकिन असहभोजिता, एक के जीरो लगाएं, एक के माइनस लगाएं, जीरो और माइनस। इसमें एक प्रजाति it is an interaction between two species of different between two organism of different species in which one species secreting certain chemicals। एक प्रजाति रसायन स्रावित करती है, रसायन स्रावित करती है, one species secreting certain chemicals that are harmful for others, जो दूसरी प्रजातियों के लिए हानिकारक होते हैं। दूसरी प्रजातियों के लिए हानिकारक होते हैं। इसमें रसायन स्रावित करने वाली प्रजाति दूसरा सेंटेंस लिखें, इसमें रसायन स्रावित करने वाली प्रजाति को न लाभ होता है न हानि होती है। अब उसके दो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे। पहला लिखें एंटीबायोसिस या प्रतिजीविता। एंटीबायोसिस या प्रतिजीविता, इसमें किसी जंतु द्वारा रसायन स्रावित किए जाते हैं। वहां तो हमने जीव प्रजाति कह दिया था, अब प्लांट और एनिमल को थोड़ा अलग अलग डिवाइड करें तो एंटीबायोसिस में एक एनिमल, इसमें किसी जंतु द्वारा रसायन स्रावित किए जाते हैं। इन दिस एन ऑर्गेनिज्म secrete such chemicals which are harmful for others। ऑर्गेनिज्म और एनिमल रसायन स्रावित किए जाते हैं जो अन्य जीवों के लिए हानिकारक होते हैं।
जैसे पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम नोटाटम जो पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटाटम सीक्रेट पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन रसायन स्रावित करता है तथा यह अनेक सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक है। अनेक सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक होता है। इसी में एक दूसरा लिखें, एलिलोपैथी। एलिलोपैथी एलिलोपैथी इसमें कोई पादप रसायन स्रावित करता है in this and plant secrete such chemical, इसमें कोई पादप रसायन स्रावित करता है जो अन्य पादपों के लिए हानिकारक होता है। जैसे हमारे यहीं का एग्जाम्पल दें तो बबूल द्वारा, बबूल अकेशिया बबूल secrete few chemicals which are harmful for other plant, जो अन्य झाड़ियों पादपों के लिए हानिकारक होता है। तो प्लांट सीक्रेट करे तो हम एलिलोपैथी बोलते हैं, और कोई जीव कहें, जंतु कहें, वो सीक्रेट कहे तो उसको एंटीबायोसिस बोलते हैं। जनरली इसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया करते हैं। प्रतिस्पर्धा इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, फिर लिखें प्रतिस्पर्धा, दोनों के माइनस माइनस लगा देवे। प्रजातियों के बीच ऐसा संबंध competition is interaction of two organisms striving for same resources। प्रजातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें भोजन, पानी, आवास हेतु विभिन्न प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। इसमें दोनों प्रजातियों को हानि होती है। In this relation both get losses. It may be intra-species or intra-species। यह अंतःजातीय या अंतर्जातीय। एक शिकार के लिए दो शेर आपस में झगड़े तो उसको अंतःजातीय कहेंगे, और एक शेर और एक तरफ टाइगर आपस में झगड़े तो उसको अंतर्जातीय कहेंगे। अंतर्जातीय जैसे इंटर
कास्ट होता है कि एक जाति का लड़का दूसरी जाति की लड़की से विवाह करता है तो बोलते हैं इंटरकास्ट। तो इंटर, अंतर का मतलब जाति से बाहर, यानी अन्य जाति का। तो ये तो था आपके कम्युनिटी तक का मामला। अब हम बात करेंगे आगे इकोसिस्टम। अगला हेडिंग डालें, इकोसिस्टम। इसको पारिस्थितिकी तंत्र भी बोलते हैं, परितंत्र भी बोलते हैं। शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको परितंत्र, या हम इसको पारिस्थितिकी तंत्र भी लिखते हैं पूरा। पारिस्थितिकी तंत्र, परितंत्र कहें या पारिस्थितिकी तंत्र कहें, इकोसिस्टम। स्टार्टिंग जो किया था वो था इकोलॉजी, ये इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम, वैसे इकोलॉजी में हमने कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो बात लगभग वही है, बट उसको कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एक होता है बायोटिक फैक्टर, यानी जैविक घटक, और एक होता है अजैविक घटक, अबायोटिक फैक्टर। तो बस पहला शब्द आपके दिमाग में जो आना चाहिए वो आना चाहिए जैविक घटक और अजैविक घटक के बीच का जो रिलेशन कहें, या जैविक और अजैविक घटकों का जो समूह है उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। दो तरह के कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट का मतलब सभी जीव हो गए उसमें, अबायोटिक कंपोनेंट का मतलब मिट्टी है, हवा है, टेम्परेचर है, प्रकाश है, ऊर्जा है, जिसमें जीव नहीं होता, यानी सजीव और निर्जीव। तो जैविक घटक और अजैविक घटकों का जो ग्रुप होता है उसको हम एक प्रकार से इकोसिस्टम बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ईपी ऑडम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि ये एनवायरमेंट की सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण की सबसे छोटी इकाई। एक कोई भी जगह है, जैसे एक झील है, वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है। कैसे कैसे? क्योंकि उसमें बायोटिक कंपोनेंट भी है, अबायोटिक है, उसमें छोटी छोटी मछलियां वगैरह वो भी है, और पानी है, हवा है। एक फॉरेस्ट है, वो एक इकोसिस्टम है, क्योंकि उसमें प्लांट भी है, अंदर जीव रहते हैं, वो भी है, और वहां पे मिट्टी भी है, हवा भी है, प्रकाश भी है, वो भी है। तो पर्यावरण की सबसे छोटी इकाई माना गया है पारिस्थितिकी तंत्र को। कभी भी पूछा जाए पर्यावरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो सब इकोसिस्टम है। ऐसा बताने वाले ईपी ऑडम थे। अब ये छोटा कितना हो सकता है और बड़ा कितना हो सकता है, तो सब पानी की ड्रॉप जो होती है वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है, और प्रशांत महासागर भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। तो हम इतना नहीं कहेंगे कि सब उसका एरिया कम से कम 100 मीटर का होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां पे भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हैं, इसका मतलब वो एक इकोसिस्टम है। पानी की एक ड्रॉप इकोसिस्टम कैसे हुई? वो तो पानी है, सब पानी की ड्रॉप के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया तो हो ही सकते हैं। छोटे छोटे बैक्टीरिया उसमें है, तो इसका मतलब बायोटिक कंपोनेंट आ गया, जीव आ गया उसमें, और पानी खुद अपने आप में अबायोटिक तो है ही है। प्रशांत महासागर इतना बड़ा है, उसमें पानी है अबायोटिक कंपोनेंट के रूप में, हवा भी होगी थोड़ी बहुत, प्रकाश वहां पहुंचता ही है, और खूब सारे जीव होते हैं, तो वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम हो गया। आपके गांव का एक तालाब है, वो इकोसिस्टम है। आपका खेत है, वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है। तो छोटा बड़ा कितना भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया है, तो नेचुरल हो गया। हमने अगर बनाया है एक खेत, हमने जोत के और फसल तैयार की है, वो अपने आप में एक इकोसिस्टम तैयार हो गया, तो ये आर्टिफिशियल हो गया। घर में मछलियां पालने का या रखने का शौक जिसको हो,
तो एक एक्वेरियम लगा दिया, अपने आप में एक इकोसिस्टम हो गया, तो आर्टिफिशियल हो गया वो। तो आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों हो सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको दो बातें, जैविक और अजैविक घटक के बीच का संबंध, और पर्यावरण की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। दो बातें तो ये ध्यान में रहनी। अब यहाँ पे दो वैज्ञानिकों के नाम यहाँ वापस आते हैं। एक एजी टेंसले, एजी टेंसले, एजी टेंसले ने इकोलॉजी में भी इकोसिस्टम शब्द दिया था। इकोसिस्टम, इकोलॉजी शब्द की तो बात हमने वहां पे अर्नेस्ट हैकल और रीटर के बारे में बात की थी। यहां पे अगर हम कहें कि इकोसिस्टम शब्द को यूज किसने किया था सबसे पहले, तो वो करने वाले कौन थे, एजी टेंसले थे। और दूसरा नाम जो आता है वो ईपी ऑडम। ये ऑडम जो थे उन्होंने इसको सबसे ज्यादा एक्सप्लेन किया था, इसलिए फादर ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र कहें, परितंत्र कहें, इसका जनक कौन है। वहां पे तो रीटर को हमने कह दिया था कि इकोलॉजी का फादर रीटर है। अगर ये पूछा जाए कि इकोसिस्टम का फादर कौन है, तो आप कौन कहेंगे, ईपी ऑडम। तो ईपी ऑडम, एजी टेंसले। वहां पे हमने अर्नेस्ट हैकल, रीटर, प्रोफेसर रामदेव मिश्र, वार्मिंग, ये चार नाम लिए थे। दो नाम और यहाँ पे साथ में जुड़ गए, एजी टेंसले और ईपी ऑडम। एजी टेंसले ने क्या किया था, तो सब इकोसिस्टम शब्द का यूज सबसे पहले किया था। सबसे ज्यादा इसको एक्सप्लेन किसने किया, ईपी ऑडम ने किया। इस वजह से ईपी ऑडम को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोसिस्टम। तो ये दो चार नाम हैं, दो चार बातें हैं, बिल्कुल आप कर ही लोगे मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में टाइप्स, इजी है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की अगर बात करें तो हम पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब जो हमने बगीचा लगाया है, वो खेत जो है वो है, एक्वेरियम है, ये कृत्रिम है। प्राकृतिक को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक स्थलीय और एक जलीय। आगे ये टेबल बनी हुई है, तो वहां से मैं यहाँ बनाऊंगा, फिर एक्स्ट्रा टाइम खर्च करें उससे अच्छा है। स्थलीय और जलीय। स्थलीय जलीय क्या होता है आप समझते ही हैं, स्थल है या जल है। स्थलीय को देखें तो मरुस्थल अपने आप में एक स्थलीय इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट अपने आप में एक स्थलीय इकोसिस्टम है, घास के मैदान अपने आप में एक इकोसिस्टम है, स्थलीय स्थल है। पानी की अगर बात करें तो पानी दो तरह के होते हैं, एक खारा पानी और एक मीठा पानी, एक फ्रेश वाटर और एक साल्टी वाटर, सैलाइन वाटर, मरीन वाटर। लवणीय और अलवणीय कह सकते हैं हम इसको। लवणीय कहें तो समुद्रों में और महासागरों में जो पानी है वो खारा है, तो वो उसके उदाहरण हो गए। अलवणीय कहें तो मीठा पानी। मीठा पानी उसको फिर हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक बहता हुआ पानी और एक स्थिर पानी। बहता हुआ मतलब नदियों का पानी, स्थिर मतलब मीठे पानी की झीलें, तालाब। तो इस प्रकार से हम इकोसिस्टम के टाइप्स भी जो है, कभी पूछा जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार कौन से हैं, तो पहले लिखें पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र। परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। किसी निश्चित क्षेत्र में स्थित जैविक, किसी निश्चित क्षेत्र में स्थित जैविक तथा अजैविक घटकों का समूह परितंत्र कहलाता है। Ecosystem consists of interaction of biotic component and abiotic component, या group of biotic and abiotic component. दूसरी परिभाषा लिखें इसकी, ईपी ऑडम के अनुसार ईपी ऑडम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ईपी ऑडम,
इकोसिस्टम इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट, उसमें पहला वो लिखा हुआ है, थोड़ा आगे पीछे चलेगा उसमें कोई नहीं। ईपी ऑडम के अनुसार पर्यावरण की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। अब ये दो शब्द बहुत सी जगह आते हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, यानी संरचना बनाने में भी वो है, काम करने में भी वही हो, तो हम उसको बोलते हैं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। जैसे हमारे बॉडी के लिए बोलते हैं कि हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है, तो वैसे के वैसे सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई परितंत्र है। परितंत्र छोटा हो सकता है, इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, छोटा हो सकता है जैसे पानी की एक बूंद। और बड़ा भी हो सकता है जैसे महासागर। और लार्ज लाइक अ ओशन। परितंत्र कृत्रिम भी हो सकता है, जैसे चावल का खेत, यह प्राकृतिक भी होता है, जैसे घास के मैदान, तालाब, ग्रेट बैरियर रीफ आदि। किसी का भी लेके एग्जाम में ये बहुत सी बार पूछा हुआ है कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से किसका उदाहरण है? ये एक पॉपुलेशन है, ये एक समुदाय है, ये एक परितंत्र है, या एक जैव मंडल है? तो हम कहते हैं ये एक इकोसिस्टम है अपने आप में, क्योंकि ये केवल पॉपुलेशन नहीं है, यहां पे केवल एक स्पीसीज की जाति की बात, एक स्पीसीज की काउंटिंग नहीं है। यहां पे केवल ग्रेट बैरियर रीफ है तो केवल वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात नहीं है, वहां पे नॉन लिविंग की बात भी है। तो ऐसे कुछ भी दे देते हैं कि आपके खेत है, वो किसका एग्जाम्पल है? वो अपना बिग इकोसिस्टम है। एक तालाब है, वो किसका एग्जाम्पल है? इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ऐसे कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये नाम लिखे हैं। परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टेंसले ने किया था। एलोपैथी तो एग्जाम, वो ट्रीटमेंट की एक पद्धति है। एलोपैथी और होम्योपैथी और आयुर्वेद, ये तो अलग अलग ट्रीटमेंट, मेडिसिन दवाइयों का यूज करके हमारा जो ट्रीटमेंट डॉक्टर करते हैं वो एलोपैथी के डॉक्टर होते हैं। एलिलोपैथी अपने आप में शब्द ही अलग है, तो उसको एलोपैथी के साथ में, एलोपैथी तो चिकित्सा की एक पद्धति है, और एलिलोपैथी जो है वो एक प्लांट दूसरे प्लांट को, प्लांट के जो केमिकल सीक्रेट होते हैं, एक जैसे शब्द होने का मतलब ये नहीं है कि वो एक ही होते हैं। तो एलिलोपैथी, ये एलिलो है, और वो एलोपैथी, एलोपैथी मतलब चिकित्सा की एक सिस्टम है। परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टेंसले ने किया था।
एजी टेंसले ने किया था। ईपी ऑडम को परितंत्र पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। ईपी ऑडम इज फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी। केवल इकोलॉजी कहेंगे तो तुम्हारे रीटर की बात होगी, बीच में इकोसिस्टम शब्द जुड़ गया। परितंत्र पारिस्थितिकी में परिस्थितिकी तंत्र पूरे की जगह परितंत्र शब्द यूज में ले रहा हूं, शॉर्ट में लिखने में आपको ठीक रहेगा। तो परितंत्र पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। तो दो साइंटिस्टों के नाम एजी टेंसले और ईपी ऑडम। एलोपैथी में और उसमें कहीं एलोपैथी, वो रामदेव जी वाला जो डिस्प्यूट था वो एलोपैथी है, एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच में। वो क्या आयुर्वेद ज्यादा अच्छा है, वो क्या एलोपैथी ज्यादा अच्छा है, ये सब फालतू की बातें। ये एक फोटो दिखा रखा है, उसमें दिखा रखा है एक सब नॉन लिविंग और लिविंग, इन दोनों का जहां पे भी ग्रुप होता है वो सब जगह एक अपने आप में क्या है, इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है। चलो अब ये एक टेबल बनानी है, इंग्लिश में लिखी हुई है, हिंदी में आपको लिखना है, मैं साथ साथ लिख दूंगा। तो परितंत्र के प्रकार ऊपर लिखें, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम दिख रहा होगा, तो टाइप्स की जगह परितंत्र के प्रकार। कभी भी पूछा जाए एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, कि परितंत्र के प्रकार क्या क्या हैं या पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार क्या है, तो एक ये आपको टेबल बनानी है जो एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। परितंत्र के प्रकार दो में डिवाइड करना है, एक तरफ लिखना है प्राकृतिक, प्राकृतिक नेचुरल की जगह प्राकृतिक, आर्टिफिशियल की जगह लिखना है कृत्रिम। कृत्रिम, नेचुरल आर्टिफिशियल सब जहां भी आते हैं हम समझते ही हैं कि बनाया किसने, नेचर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, भगवान ने बनाया माने या इन्होंने बनाया है, तो उसको हम प्राकृतिक कहेंगे। और हमने बनाया है तो इसका मतलब आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के दो तीन एग्जांपल देके उसको तो यहीं पे छोड़ देते हैं, फिर अपन नेचुरल वाले की बात करेंगे। आर्टिफिशियल में ये आपका जो फसल का खेत, आपके जो भी क्रॉप लैंड है, फसल खड़ी है, चावल का खेत लिख दें, गेहूं का खेत लिख दें, या जो भी आपने बोया है वो। एक बगीचा जो है, जो आपने चाहे आपका घर है उसमें गार्डन लगाया है, टेरेस पे लगाया है, किचन गार्डन बनाया है, तो ये जो हम गार्डन बनाते हैं बगीचा वो, और एक्वेरियम, एक्वेरियम को एक्वेरियम ही लिखें ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कृत्रिम के तीन लिख के इस कृत्रिम वाले को तो एक तरफ कर दें। अब उसके बाद में नेचुरल की तरफ चलें। नेचुरल को दो में डिवाइड करना है, एक स्थलीय और एक जलीय। तो टेरेस्ट्रियल लिखा है इंग्लिश में, इसको हिंदी में लिखने वाले लिखेंगे स्थलीय, स्थल होता है जहां पे, और एक्वेटिक जहां पे लिखा है उसको लिखेंगे जलीय। तो प्राकृतिक को दो में डिवाइड किया है, एक स्थलीय और एक जलीय। यहां भी मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब स्थल वाले को दो तीन एग्जाम्पल देके एक तरफ रख देंगे, उसके बाद में जलीय की बात करेंगे। तो स्थलीय में मरुस्थल, घास का मैदान, और कोई भी वन है, जंगल है, तो ये तीन लिख देंगे। तीन एग्जाम्पल है एक तरह से, मरुस्थल, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, और भी कोई भी हो सकता है नेचुरल तरीके से बना हुआ जो भी जमीन है वो सारी। वहां पे जीव और अजैविक घटक दोनों होने चाहिए, वो अगर दोनों है तो मरुस्थल, घास का मैदान, वन। ये टेरेस्ट्रियल स्थलीय यहीं पे रह गया।
अब उसके बाद में जलीय को 2 में डिवाइड करना है, और जलीय को 2 में डिवाइड करके फ्रेश वाटर की जगह लिखेंगे हम अलवणीय, अलवणीय जल, फ्रेश वाटर शब्द कहीं पे भी यूज में आता है, इसका मतलब वो मीठा पानी है। मीठे पानी के लिए थोड़ा टेक्निकल या थोड़ा सही शब्द लिखना है तो लिखेंगे अलवणीय, जिसमें लवण नहीं हो। दूसरा सैलाइन वाटर, और सैलाइन की जगह लिखेंगे लवणीय, लवणीय जल। अब लवणीय जल के 2 एग्जांपल दे के आगे बढ़ेंगे अपन। समुद्र, महासागर। समुद्र और महासागर, सी और ओशन। अलवणीय जल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक बहता हुआ पानी, जिसको सरित जल कहते हैं, सरिता यानी नदी, सरित जल, बहता हुआ पानी, नदी उसका उदाहरण, नदी। लोटिक बोलते हैं उसको, लोटिक और लेंटिक। लोटिक का मतलब लौटता हुआ आगे चलता रहे, लुढ़कता हुआ, तो लोटिक, और लेंटिक यानी स्थिर जल। इसका एग्जांपल तालाब और झील, तालाब और झील। तो टाइप्स कभी भी पूछे जाएगी, इकोसिस्टम के प्रकार क्या हैं, तो ये एक टेबल आप अगर मेंस के एग्जाम में आपको पूछी जाती है तो बिल्कुल एज इट इज बना दीजिएगा, तो आपके प्रकार हो जाएंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। तो मेरे ख्याल से यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग स्थलीय और जलीय, पहले प्राकृतिक और नेचुरल में डिवाइड, आर्टिफिशियल और नेचुरल में डिवाइड किया, फिर उसको स्थलीय और जलीय में किया, इसको नेचुरल वाले को, मीठा पानी खारा पानी वाले को किया उसमें, और बहता हुआ या स्थिर जल। हो गया होगा? कुछ कर रहे हैं? एक्वेरियम मतलब मछली घर। घर में देखा होगा कि किसी के घर में बड़ा सा एक कांच का कंटेनर, उसमें खूब सारी मछलियां, उसको एक्वेरियम बोलते हैं, मछली घर। घर के अंदर जो हम मच्छी घर बनाते हैं, लाल पीली और रंग रंगीली, सुंदर सुंदर, घर को सुंदर बनाने के लिए या घर में डेकोरेटिव आइटम खूब सारे रखने के लिए एक एक्वेरियम भी रखा हुआ होता है। बहुत से जिनको इसकी शौक होता है, अच्छा लगता है जिनको, उसको हम एक्वेरियम बोलते हैं। एक्वेरियम तो सुना होगा नाम, नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो देखा ही होगा। कांच का है, उसमें पानी भरा हुआ है और मछलियां इधर उधर भाग रही है, नीचे से हवा के बुलबुले लगातार उसमें सप्लाई किए जाते हैं और उसको फूड वूड लगातार देते रहते हैं। घर में जैसे कुत्ते पालते हैं और पालते हैं, वैसे वैसे मछलियां जो पाले उसको हम बोलते हैं एक्वेरियम। चलो बना लिया होगा ये। ओके, आगे हम बात करते हैं। एक और है जैविक और अजैविक घटक। क्योंकि हमने बात की थी पारिस्थितिकी तंत्र परितंत्र कहें, उसमें जैविक और अजैविक 2 घटक होते हैं। तो जैविक घटक कौन से होते हैं, अजैविक घटक कौन से होते हैं, इसकी भी एक टेबल बना दीजिए। जानते हम सब हैं, फिर हम एक एक करके बायोटिक कंपोनेंट जो है इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैविक और अजैविक घटक होते कौन से हैं, एग्जाम में कई बार सीधा सीधा पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा जैविक घटक है और कौन सा अजैविक घटक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनको वैसे नहीं लिखें तो भी इतना कॉमन सेंस कि ये जीव है या निर्जीव है। निर्जीव है इसका मतलब अबायोटिक है, और उसमें जीव है तो वो लिविंग है, तो बायोटिक कंपोनेंट है। फिर भी एक टेबल बना देते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, यहाँ भी मेरे केवल इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप हिंदी में मैं लिख दूंगा साथ साथ में, उसी समय में लिख दीजिए या मैं बोल दूंगा। तो परितंत्र के घटक लिखें, परितंत्र के घटक, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अबायोटिक यानी अजैविक एक तरफ लिखें,
और दूसरी तरफ लिखें जैविक, बायोटिक और अबायोटिक। अब जैविक में तो सीधे सीधे 3 लिखने हैं आपको। एक तो उत्पादक। अब उत्पादक क्या होते हैं वो आगे अपन बात कर लेंगे। प्रोड्यूसर को हिंदी में बोलते हैं उत्पादक। एक उपभोक्ता, क्या होते हैं उसकी आगे अपन बात कर लेंगे। उपभोक्ता में वापस 3 तरह के उपभोक्ता। एक प्राथमिक उपभोक्ता, एक द्वितीयक उपभोक्ता और एक शीर्षस्थ उपभोक्ता। और तीसरा जो है वो अपघटक। अब ये क्या होते हैं उसको आगे अपन एक एक करके इन्हीं का बात करेंगे। वैसे भी तो जैविक घटक में तो आप ये लिख दीजिए। अजैविक घटक में तापमान एवं ऊष्मा, पहला जो लिखा हुआ है टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, तो टेम्परेचर का मतलब तापमान और हीट फ्लो का मतलब ऊष्मा का प्रवाह हो या केवल ऊष्मा हो, तो वो। वाटर की जगह जल लिख देवें, कोई दिक्कत किसी को मेरे ख्याल से है नहीं। एटमॉस्फेरिक गैसें का मतलब वायुमंडलीय गैसें, वायुमंडलीय गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें है ही है। एंड विंड, विंड का मतलब पवन, पवन लिखा हुआ हो तो भी हम इसको अबायोटिक कंपोनेंट के रूप में कहेंगे, क्यों वैसे गैसों का ही फ्लो है लेकिन वो यहाँ भाग रही है गैसें। ओके। एनर्जी को कभी भी पूछा जाए कि ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है या अजैविक घटक है, तो हम कहेंगे ये अजैविक घटक है। रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब विकिरण होता है। विभिन्न प्रकार की विकिरणें होती है। रेडियो विकिरणें, अल्फा बीटा गामा विकिरणें, एक्सरे, पराबैंगनी विकिरणें, तो खूब तरह की विकिरणें होती है। विकिरणें, अग्नि, फायर, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिससे मैंने ये फेंका है तो ये इसको नीचे खींचते हैं। तो पृथ्वी की अपनी और जिस बल से खींचती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण अपने आप में एक टोपोग्राफी, स्थलाकृति, स्थलाकृति, कहीं पे पठार है, कहीं पे पहाड़ है, गड्ढे हैं, इन सब को हम टोपोग्राफी बोलते हैं, स्थलाकृति। तो ये है मृदा, मिट्टी, और जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम यानी पृथ्वी की परत। ज्योग्राफी में अर्थ की लेयर अलग अलग पड़ी होगी, तो वो पृथ्वी की जो लेयर है, क्योंकि कई बार दे देते हैं कि ये जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम अपने आप में क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है, अबायोटिक कंपोनेंट है, ऐसा कुछ पूछ ले, तो ये जो भी मुझे लगते थे या बुक्स में जो दिए हुए हैं वो मैंने सारे यहाँ पे लिखे हैं। तो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट साथ साथ में नाम लिख लिए होंगे मेरे ख्याल से। लिख रहे हैं? फटाफट लिख दीजिए इसमें। कभी भी ये केवल इसलिए लिखे हैं कि पूछा जाए कि इनमें से कौन सा बायोटिक है और कौन सा अबायोटिक है, तो इनकी तो बात हम आगे करेंगे ही करेंगे। इनकी बात क्योंकि आगे करने की रहती नहीं है, यहाँ इतना इसको किसी को भी पढ़ने की जरूरत है नहीं, अलग से इनके बारे में कुछ पूछा जाता नहीं है। तो ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट लिख दिया होगा मेरे ख्याल से। चलो अब हम बात करते हैं जैविक घटक से, वापस स्टार्ट करते हैं बायोटिक कंपोनेंट की। बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक। जैविक घटक नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कौन है?
लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव है। इसमें इसको समझाने की भी कोई जरूरत है नहीं कि इसमें सभी कौन सजीव सम्मिलित है, जिसमें भी जीव होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूड इन दिस कैटेगरी। ओके, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके बारे में एक बात यहां पे दे रखी है कि सब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का फ्लो होता है। और एनर्जी का फ्लो किसके रूप में होता है? तो सब एनर्जी का फ्लो जो होता है फूड के रूप में, खाने के रूप में, भोजन के रूप में। कि सब जीव कौन है? तो सब जीव वो है जो ऊर्जा भोजन के रूप में एक से दूसरे में स्थानांतरित होती है। सन से जो एनर्जी आई वो प्रोड्यूसर ने कहें, उत्पादक ने कहें, उन्होंने अपने अंदर ट्रैप की, उसका यूटिलाइज किया। अब वो जो भोजन है उसमें एनर्जी है, उसको जिसने खाया उसमें गई, वापस उसको जो खाएगा वो उसमें जाएगी, फिर अगला जो खाएगा वो उसमें जाएगी। इस प्रकार से एनर्जी आगे से आगे बढ़ती है। एनर्जी किस रूप में आगे से आगे बढ़ती है? तो सब भोजन के रूप में एनर्जी आगे से आगे बढ़ती है। अब हम भी जानते हैं ऐसी बात तो कि हाँ सब ऊर्जा जो है वो खाने, ऊर्जा किसमें? खाने में। हम खाना खाएंगे तो हमारे को एनर्जी मिलेगी। सूरज से आई थी, प्लांट ने अपने अंदर गेहूं बनाए, चावल बनाए, फल बनाए, उनको हमने यूज किया, खाया, हमारे अंदर एनर्जी आई। और कहें कि उसको खरगोश ने खाया, खरगोश को लोमड़ी ने खाया, लोमड़ी को भेड़िए ने खाया, भेड़िए को शेर ने खाया, तो आगे से आगे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और वो एनर्जी किसके रूप में हो रही है? फूड के रूप में हो रही है। इसके लिए एक टेक्निकल शब्द ट्रॉफिक काइनेटिक कंसेप्ट, ट्रॉफिक काइनेटिक कंसेप्ट, पोषण गतिक अवधारणा। अब ये सिंपल लैंग्वेज में तो ये, अब इसको थोड़ा टेक्निकल कहें तो सब पोषण गतिक अवधारणा। सपोज आपको मेंस में पूछ लिया पोषण गतिक अवधारणा क्या है, तो सब पता नहीं क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है, बस सीधी सीधी लिखिए। पोषण का मतलब भोजन के रूप में एनर्जी जो है वो एक जीव से दूसरे जीव में आगे से आगे ट्रांसफर होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पोषण गतिक अवधारणा बोलते हैं। एक इकोलॉजिस्ट का नाम आता है लिंडमैन। इन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था, अब सबसे पहले इन्होंने दे दिया, इस वजह से इनका नाम हो गया। बाकी अब इस चीज को जानते तो सभी हैं ही हैं। तो इस इकोलॉजिस्ट के नाम पे दो बातें आती। एक आगे हम बात करेंगे कि एक जीव से दूसरे जीव को ऊर्जा जो स्थानांतरित होती है वो 10% होती है, बाकी वाली उसके खुद के एक्टिविटी में खर्च हो जाती है। तो 10% ऊर्जा का नियम कहें, इकोलॉजिकल 10th का नियम कहें, इसकी बात आगे करेंगे। एक तो वो बात आती है, एक ये बात है ट्रॉफिक काइनेटिक कंसेप्ट, गतिक अवधारणा कहें। तो पोषण गतिक अवधारणा क्या है? तो सब भोजन के रूप में ऊर्जा जो है वो एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है, उन्हीं को हम जीव कहते हैं। तो एक बात हम ये कहते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट को फिर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक प्रोड्यूसर, कई जगह 3 में मिलता है, 2 में लिखें तो भी चलेगा, उत्पादक और उपभोक्ता। तो यहां बायोटिक कंपोनेंट के बारे में तो 2 ही बातें, इसमें सभी सजीव सम्मिलित है और सभी सजीवों में ऊर्जा भोजन के रूप में एक जीव से दूसरे जीव को स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होती है। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ फूड, एंड दिस इज नोन एज ट्रॉफिक काइनेटिक कंसेप्ट, एंड दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय इकोलॉजिस्ट लिंडमैन। तो यहां अब उसके जो है वो हम बायोटिक कंपोनेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 2 कैटेगरी? पहला है प्रोड्यूसर, उत्पादक। 2 कैटेगरी है, एक प्रोड्यूसर उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता।
अब कई जगह 3 में डिवाइड भी कर सकते हैं अपन, अपघटक को अलग भी रख सकते हैं और अपघटक को इनके साथ में रखें, क्योंकि वो भी एक प्रकार से उपभोक्ता तो है ही है। तो 2 में कैटेगरी में डिवाइड करके हम बात करेंगे। तो पहला प्रोड्यूसर, उत्पादक। प्रोड्यूसर के बारे में 2 3 4 बातें होती है जो हमें ध्यान में होनी चाहिए। उत्पादक शब्द आते ही, वैसे लोकल में कहें हम उत्पादक किसको कहते हैं, तो सब जो किसी भी चीज का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। एक इंडस्ट्री है और कार का प्रोडक्शन करती है तो वो कार की प्रोड्यूसर है। एक इंडस्ट्री है जो प्लास्टिक के चेयर बनाती है तो वो चेयर का प्रोडक्शन करती है। तो वैसे कि वैसे यहां पे इकोलॉजी में अगर बात करें तो उत्पादक का मतलब जो खाने की चीजें बनाए। तो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो अपने आप में एक प्रकार से, पहला शब्द आता है ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं, जबकि उपभोक्ता जो होते हैं वो स्वपोषी नहीं होते हैं, इनके द्वारा बनाए हुए भोजन के ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो नेचर में कहें, प्रकृति में कहें तो स्वपोषी कौन है? उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। एक बात तो ये आती है। अब इनको स्वपोषी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पूरे इकोसिस्टम में एनर्जी का एक ही सोर्स है और वो है सन, सूर्य। कभी भी एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो ऊर्जा का एक ही स्रोत माना जाता है और वो कौन है? सूर्य, सन। सन से जो एनर्जी आ रही है वो लाइट एनर्जी है, प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा। और वो जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। केमिकल का मतलब रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित होती है? एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्रिया नाम सुना होगा। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ले लेता है, वो जड़ें पानी को खींच के लाती है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट जो है ये मिलके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, इससे ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे लाइट का ये यूज करता है, तो लाइट को मैं यहाँ लिख दूं लाइट एनर्जी 6 इसके 6 इसके और 6 इसके। तो ये समीकरण को संतुलित करने के लिए मैंने ये लगाया है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिलके ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। कहाँ पे होती है ये? प्लांट में। प्लांट में, पौधों में भी कहाँ पे? जो उसकी जो ग्रीन लीव्स है, हरे रंग की पत्तियां हैं, उनमें। पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? सब क्लोरोफिल की वजह से। उसमें क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल के कारण से पत्तियों का जो हरा रंग होता है, वहां पे एक प्रक्रिया होती है जिसको हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं या फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, उस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उत्पादक, और इसी केमिकल एनर्जी को आगे दूसरे सारे जीव यूज में लेते हैं। आगे से आगे ये भोजन के रूप में ट्रांसफर होती है। तो ये उत्पादक। अब कुल मिला के यहाँ पे तो हमें ये पता चला कि सारे के सारे जो ग्रीन प्लांट हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो उत्पादक हैं। एक शब्द तो हमारे यहाँ पे आ गया। उत्पादक कौन होते हैं? तो पौधे होते हैं, पादप होते हैं। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक किसे कहा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक पौधों को कहा गया है। कौन से पौधे? हरे रंग के जो पौधे होते हैं। क्यों कहा गया उनको? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या प्लांट ही होते हैं प्रोड्यूसर या और भी कोई होते हैं? और भी होते हैं। कौन होते हैं? तो सब कुछ जो है वो बैक्टीरिया, पौधों के अलावा कुछ बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु। जीवाणु का मतलब छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमारे दूध के अंदर, और दूध खट्टा करने के लिए, या कहें कि सब्जी वब्जी 2 दिन रखी है तो उसमें खूब सारे जीवाणु ही जीवाणु हो जाते हैं, तो छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको हम बैक्टीरिया बोलते हैं। वो बैक्टीरिया भी एक प्रकार से, अब बैक्टीरिया में भी 2 तरह के बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिख देते हैं, फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल और केवल पौधे ही करते हैं ऐसा नहीं है, कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं। उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, या हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। तो ये साइनोबैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है इसका मतलब तो वो उत्पादक हो गए। तो कुछ बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं वो भी उत्पादक हैं। एक दूसरे और बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। ये जरूर हो सकता है किसी के लिए नया हो, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। रसायन संश्लेषी, हिंदी में बोलते हैं इसको, प्रकाश संश्लेषी नहीं है, रसायन संश्लेषी जीवाणु। अब रसायन संश्लेषी जीवाणु का मतलब क्या हुआ? रसायन का उपयोग करके भोजन बनाए, प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाए तो हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश का उपयोग नहीं करे और केमिकल का उपयोग करके भोजन बनाए तो हम उसको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। समुद्रों की अगर ज्यादा गहराई में जाएं, जिसको हम हाइड्रोथर्मल वेंट या हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम बोलते हैं, एक शब्द और आता है हाइड्रोथर्मल वेंट कहें या हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम कहें। तो कभी पूछा जाए हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम क्या होता है? हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम का, हाइड्रो का मतलब पानी होता है, थर्मल का मतलब गर्म पानी। गर्म पानी कहां होता है? समुद्र में बहुत गहराई में अगर जाएंगे तो वहां पे बहुत गर्म पानी होता है और वहां पे प्रकाश पहुंचता ही नहीं है। प्रकाश नहीं पहुंचता तो क्या वहां कोई जीव ही नहीं है? जीव तो होते हैं, जीव होते हैं तो वहां उत्पादक कौन है? कोई ना कोई उत्पादक होगा तभी तो वहां पे कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं, वो वहां के उत्पादक होते हैं। तो सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोथर्मल वेंट में उत्पादक कौन है? हु आर प्रोड्यूसर इन हाइड्रोथर्मल वेंट, हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम? तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। वो केमिकल का यूज करके, रसायन का उपयोग करके अपना खाना बना लेते हैं, प्रकाश की जरूरत ही नहीं रहती इनको, बिना प्रकाश का उपयोग किए। तो और यहां से एक बात और आई, क्या सभी इकोसिस्टम जो होते हैं उनमें एनर्जी का सोर्स केवल एक सूर्य ही है क्या? ज्यादातर जगह तो सूर्य ही है, लेकिन इस इकोसिस्टम में जहां प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, गहराई में 200 मीटर तक, ज्यादा 200 फीट तक, 250 फीट तक प्रकाश पहुंचता है पानी में, लेकिन हम देखते हैं कि प्रकाश जो समुद्र की गहराई 8-8, 10-10 किलोमीटर तक होती है। तो क्या वहां नीचे गहराई में कोई जीव होते ही नहीं है? जीव थोड़े थोड़े कई जगह मिलते ही है, थोड़ी जगह कहीं पे भी जीव मिलते हैं तो उसको हम हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम बोलते हैं। और वहां पे रसायन संश्लेषी अलग अलग तरह के सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जो सल्फर का उपयोग करके भोजन बना लेते हैं। कुछ नाइट्रोजन बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का उपयोग करके बना लेते हैं। इसी प्रकार से कुछ आयरन बैक्टीरिया होते हैं जो आयरन का उपयोग करके भोजन बना लेते हैं। तो अलग अलग तरह के केमिकल्स का उपयोग करके फूड, खाना बनाए तो हम उसको बोलते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु। तो कुछ बैक्टीरिया भी प्रोड्यूसर होते हैं। बैक्टीरिया, फ्यू बैक्टीरिया आल्सो एक्ट एज ए प्रोड्यूसर इन इकोसिस्टम। तो मेरे ख्याल से आपको यहां प्रोड्यूसर वाली बात समझ में आ गई होगी। उत्पादक वाली बात तो बस उत्पादक वाली बात तक लिखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो यहां तक हो गया। लिखें जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट।
इसमें सभी सजीव सम्मिलित है। अंटार्कटिका में जहां पे सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुंचती वहां जीव है भी नहीं, और जहां पे लाइट पहुंचती है वहां पे छोटी छोटी घास और लाइकेन और मॉसेज ये ग्रो करते हैं। थोड़ी सी हल्की हल्की एल्गी जो है वो वहां पे, तो वो एल्गी वहां पे ग्रोथ करती है, वो वहां प्रोड्यूसर है। जहां बिल्कुल लाइट नहीं पहुंचती वहां पे प्रोड्यूसर ये हाइड्रोथर्मल वेंट है। अंटार्कटिका में बिल्कुल नहीं पहुंचती, वहां पे जीव है भी नहीं, और जो एरिया जहां पे तक पहुंचती है वहां पे हल्की हल्की छोटी छोटी काई जिसको हम बोलते हैं, मॉशेज जिसको हम बोलते हैं, वो लाइकेन ग्रोथ करती है। वो एल्गी जो है वो वहां पे प्रोड्यूसर है। एल्गी, शैवाल, शैवाल से थोड़ा प्रकाश पहुंचने में लगता है तो वहां हल्की हल्की ग्रास वो होती है, तो वहां पे वो प्रोड्यूसर है। एल्गी, शैवाल भी अपने आप में एक प्लांट ही होते हैं, पौधों में ही आते हैं, जिसको हम काई भी कह सकते हैं, पानी में जमी हुई कहते हैं वो। तो लिखें जैविक घटक। इसमें सभी सजीव सम्मिलित होते हैं। इट इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी सजीव सम्मिलित है, और सभी जीव परस्पर संबंधित होते हैं। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटर रिलेटेड। सभी जीव परस्पर संबंधित होते हैं। दूसरा लाइन लिखें, भोजन के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण भोजन के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। फूड इज द बेस ऑफ इंटर रिलेशन। एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय फूड। ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है, इसे पोषण गतिक अवधारणा कहते हैं। पोषण गतिक अवधारणा कहते हैं, जिसे इकोलॉजिस्ट लिंडमैन ने दिया था, एंड कंसेप्ट वाज गिवन बाय इकोलॉजिस्ट लिंडमैन। तो कभी भी पूछा जाए कि सभी जीव आपस में किस आधार पे एक दूसरे से संबंधित हैं, तो भोजन के आधार पे, खाने के लिए एक दूसरे पे मेनली रिलेटेड है। जैविक घटकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैविक घटकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला लिखें उत्पादक। उत्पादक ये स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। These are autotrophs which make its own food. स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें मुख्यतः पादपों को सम्मिलित किया गया है। इट मेनली इंक्लूड प्लांट्स।
मुख्यतः पादपों को सम्मिलित किया गया है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में which convert light energy into chemical energy by the process of photosynthesis। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसलिए इन्हें कन्वर्टर या परिवर्तक भी कहते हैं। कन्वर्टर, प्रोड्यूसर आर आल्सो नोन एज कन्वर्टर और ट्रांसड्यूसर। कन्वर्टर और ट्रांसड्यूसर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक ही स्रोत सूर्य होता है। सूर्य इज ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। अब ये एक अपवाद है कि बहुत गहरे समुद्र जहां पे नहीं पहुंचता है वहां के लिए, अदरवाइज सोर्स इसको ही माना गया है। तो मुख्यतः तो प्लांट हो गए। प्लांट के अलावा कुछ बैक्टीरिया, इनके बारे में दो बातें यहां पे लिखी हुई है कि कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, तथा कुछ जीवाणु जो रसायनों का प्रयोग करके भोजन का संश्लेषण करते हैं। कोष्टक में लिखते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु, कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया, रसायन संश्लेषी जीवाणु भी उत्पादक की श्रेणी में रखे गए हैं। जैसे गहरे समुद्र परितंत्र जहां प्रकाश नहीं पहुंचता, वहां सल्फर जीवाणु समुद्र में केमिकल कहां से आते हैं? नदियों के साथ, नदियों का पानी समुद्र में जाके गिरता है, उसमें केमिकल होते हैं, वो धीरे धीरे सेडिमेंटेशन होता है, नीचे बैठ जाते हैं। भाई नदियां चारों तरफ से पानी लेके समुद्र में जाके गिरती है, तो वहां पे कुछ केमिकल जो होते हैं धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, वहां केमिकल पहुंच जाते हैं। तो समुद्रों में केमिकल पहुंच जाते हैं, उसमें
किसी तरह का कोई डाउट नहीं रखें। समुद्रों में खूब सारे सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन का मतलब जो भी नदियां पानी लेके आती है उसमें खूब सारे केमिकल होते हैं, वो केमिकल धीरे 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 पानी में आप कुछ भी रखोगे तो वो धीरे 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 नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो वहां पे पहुंच जाते हैं। तो जैसे गहरे समुद्र परितंत्र जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, वहां सल्फर जीवाणु, नाइट्रोजन जीवाणु, आयरन जीवाणु आदि नाइट्रोजन जीवाणु, आयरन जीवाणु आदि उत्पादक है। तो ये उत्पादक के बारे में। तो ऑटोट्रॉफ होते हैं, बस एक बात तो ये, और प्लांट मेनली तो प्लांट ही है, बट कुछ कुछ बैक्टीरिया जहां पे प्रकाश नहीं पहुंचता है, और विशेष रूप से जो हाइड्रोथर्मल वेंट कहें, हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम कहें, गहरे समुद्र परितंत्र कहें, तो वहां पे कुछ बैक्टीरिया जिनको हम रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया कहते हैं, रसायनों का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए वहां पे वो उत्पादक है। तो ये आपके उत्पादक। उत्पादक के बाद में बात करते हैं अपन उपभोक्ता। कंज्यूमर। उपभोक्ता, कंज्यूमर, सीधी सीधी बात, जो खुद अपना भोजन नहीं बना सके और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहे, उनको हम उपभोक्ता बोलते हैं। ये हेट्रोट्रॉप होते हैं। वो थे स्वपोषी, ये परपोषी। वो ऑटोट्रॉप थे, अपना भोजन खुद बनाने वाले, ये हेट्रोट्रॉप कहें या परपोषी कहें। जो फूड के लिए कहें, भोजन के लिए कहें, वो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। सिंपल सी बात कि जो अपना भोजन खुद नहीं बनाए। अब वैसे तो अब कहेंगे हम तो हमारे घर में अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल का यूज करके हमने इसको प्रोसेसिंग किया है। बाकी एनर्जी का सोर्स सूर्य है, और सूर्य के प्रकाश को, केवल प्रकाश को यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अगर आप अपने घर में भोजन बना लेते हैं तो आप भी प्रोड्यूसर हैं। वैसा हम कर नहीं सकते। तो परपोषी का मतलब जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर के ऊपर, उत्पादकों के ऊपर निर्भर है, उनको हम उपभोक्ता कहते हैं। एक बात तो ये। अब कंज्यूमर जो होते हैं उनको हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोड्यूसर, द्वितीयक उत्पादक। हम उत्पादक तो हैं लेकिन वो प्राइमरी नहीं है, द्वितीयक है। द्वितीयक उत्पादक क्यों कहा है उपभोक्ताओं को? कभी पूछा जाए सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन है, तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर आप ये नहीं समझ सकते सब प्लांट तो प्राइमरी हो गए, बैक्टीरिया नहीं। सेकेंडरी प्रोड्यूसर सारे के सारे उपभोक्ता हैं। कैसे? उपभोक्ता अपने अंदर न्यू केमिकल्स बनाते हैं, नए कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। न्यू ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम कहें या कोई भी जीव अपनी बॉडी के अंदर बनाता है, उसको तीसरा जीव खा सकता है। जैसे बहुत सिंपल भाषा में कहें कि साहब गाय ने दूध बनाया, दूध को हम खा लेते हैं, तो गाय ने भी कुछ बनाया तो है ही है खाने के लिए। मुर्गी ने अंडा दिया, हमने वो खा लिया। खरगोश को मार के खा गया, बकरे को मार के खा गए। और जीव भी तो दूसरे जीव को खाते हैं, तो वो भी उसने तो बनाई है, उसके लिए तो भोजन उसने भी बनाई है। लेकिन चूंकि वो प्रोड्यूसर का यूज करके ही बनाया था, इसलिए वो प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। तो कभी पूछा जाए द्वितीयक उत्पादक कौन है, तो सभी उपभोक्ता जो है वो एक प्रकार से द्वितीयक उत्पादक है, क्योंकि द्वितीयक उत्पादक भी अपने बॉडी के अंदर नए नए केमिकल्स बनाता है, और वो नए नए केमिकल्स दूसरों के लिए भोजन का काम करते हैं। मधुमक्खियों ने शहद बना लिया, गाय ने दूध बना लिया, मुर्गी ने अंडा बना लिया, मुर्गी ने चिकन बना दिया, बकरे ने, खरगोश ने, इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर मीट बना लिया। ठीक है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ नहीं खाता है,
बस खाया तो जा ही सकता है, दुनिया में अलग अलग जगह पे चाइना के लोग सब कुछ खा जाते हैं, सामने कुत्ता मिला तो खा लिया, बिल्ली मिली तो खा लिया, छिपकली मिली तो खा ली, जो मिले वो खा लेते हैं। कीड़े मकोड़े भी तेल में भुन के तल के खा जाते हैं वो, तो इसका मतलब खाना तो उन्होंने बनाई है। तो एक बात और उपभोक्ताओं के लिए, उपभोक्ताओं को हम द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं। दूसरी बात, ये जो होते हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक मैक्रो कंज्यूमर, गुरु उपभोक्ता। उपभोक्ताओं को वापस हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरी? एक गुरु यानी वृहत बड़े, और एक माइक्रो, मैक्रो है ये, दूसरा माइक्रो कंज्यूमर, सूक्ष्म कहें या लघु कहें, सूक्ष्म उपभोक्ता। अब ये दो में जो डिवाइडेशन किया वो किस आधार पे किया? तो साहब ये मैक्रो वाले जो हैं वो पहले इनटेक करते हैं, इनटेक का मतलब अंतर्ग्रहण, और फिर उसका पाचन करते हैं। इनटेक एंड देन डाइजेस्ट। जो पहले अंदर खाते हैं और फिर पचाते हैं उनको तो हमने कैटेगरी में कर दिया कि साहब ये मैक्रो है। जो अंदर लेते नहीं, बाहर ही डाइजेशन करके अपने काम की चीज एब्जॉर्ब कर लेवे, तो उसको बोलते हैं माइक्रो कंज्यूमर। आगे माइक्रो कंज्यूमर को थोड़ा और डिटेल में हम देखेंगे। अभी केवल ये कि गुरु उपभोक्ता में किसको रखा गया है? गुरु उपभोक्ता में उनको रखा गया है जो अंदर पहले खाते हैं, अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं, अंतर्ग्रहण, अंदर खाना लेंगे। तो आपके जो ऐसे कौन है जो अंदर नहीं लेते हैं? तो छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंगस जो है वो अंदर नहीं लेते हैं, बाहर एंजाइम सीक्रेट किए, बाहर ही उसको डाइजेस्ट किया, काम की चीज एब्जॉर्ब कर ली, अवशोषित कर ली, पाचन की क्रिया करने के लिए अपने अंदर शरीर में नहीं लेते हैं वो। तो ये इनटेक एंड देन डाइजेस्ट करे तो हम उसको गुरु उपभोक्ता कहते हैं। तो इसकी बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा लिख लें। उत्पादक लिख ही लिया हमने। देखें उपभोक्ता कंज्यूमर्स, ये परपोषी होते हैं, ये परपोषी होते हैं। अर्थात ये अपनी भोजन की आवश्यकताओं हेतु, अर्थात ये अपनी भोजन की आवश्यकताओं हेतु अपनी भोजन की आवश्यकताओं हेतु प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। They are dependent on producer directly or indirectly for their survival. Thus, they are called heterotrophs. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। पहली बात तो ये। इन्हें द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं। हाँ, यूपीएससी एग्जाम के लिए भी मोर देन सफिशिएंट है, चिंता मत करो। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं बिल्कुल यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूं। ये द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं इन्हें, क्योंकि ये अपने शरीर में नए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। क्योंकि ये अपने शरीर में नए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। They are also called
secondary producer as they produce new chemical substance in their body, अपने शरीर में नए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं जो अन्य जीवों के लिए भोजन होता है, जो अन्य जीवों के लिए भोजन होता है, that is food for other organism. भोजन होता है। अब एग्जाम्पल सभी तरह के हम दे ही सकते हैं। तो मधुमक्खी के द्वारा शहद का निर्माण, गाय के द्वारा दूध का निर्माण, मुर्गी के द्वारा अंडे का निर्माण, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में किसी भी एग्जाम में जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं वो सारे जो इसके अलावा कोई टॉपिक दिए हुए हो तो वो एक बात अलग है। अदरवाइज ये टॉपिक में जहां से जो क्वेश्चन बन सकता है वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, तो वो आपको सारे यहाँ मिल जाएंगे। चाहे आप किसी भी लेवल का, यूपीएससी के लेवल का एग्जाम देवें, चाहे कोई भी लेवल का एग्जाम देवें। तो मधुमक्खी द्वारा शहद का निर्माण, गाय द्वारा दूध का निर्माण, मुर्गी द्वारा अंडे का निर्माण आदि। तो जो भी उपभोक्ता अपने अंदर खाने की चीजें बनाते हैं, चाहे मीट बनाया हो, खरगोश ने मीट, बकरे ने मीट बनाया हो, तो वो वैसे तो सबके अंदर मीट तो है ही है, कोई खाता है कोई नहीं खाता है वो अलग बात है, बनाया तो है ही है। उपभोक्ताओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कंज्यूमर आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। पहला गुरु उपभोक्ता और दूसरा लघु उपभोक्ता, मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर। गुरु उपभोक्ता, वापस गुरु उपभोक्ता मैंने लिखा है, बताया था पहले कि जो पहले अपने अंदर लेते हैं और फिर उसका पाचन करते हैं उनको हम गुरु उपभोक्ता बोलते हैं। तो ये जीव अपने भोजन का पाचन शरीर के भीतर ही करते हैं। शरीर के भीतर ही करते हैं, अर्थात पहले अंतर्ग्रहण फिर पाचन। These organisms digest their food inside the body, so they firstly intake food and then digest। यहाँ पे then की स्पेलिंग में ई लिख दे हुए, and then digest। तो यहाँ अलग गुरु उपभोक्ता के लिए दो शब्द और लिखे हैं, एक भक्षपोषी लिखा है यानी भक्षण करते हैं जो, एक जंतु सम लिखा है जो जंतु से रिलेटेड ये बातें हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता और देख लेते हैं। अब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो गुरु उपभोक्ता हैं, मैक्रो कंज्यूमर है, उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्सरी या टॉप। प्राइमरी का मतलब जो सीधे सीधे प्लांट को खाते हैं, शाकाहारी जीव होते हैं, गाय है, हिरण है, खरगोश है। जो फिर प्राइमरी को खाता है वो सेकेंडरी हो गया। लेकिन सेकेंडरी के लिए बीच में एक बात आती है, वो फिर दूसरों का अगलों का भोजन और बनते हैं। प्रकृति ने जो बनाया है एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है। प्लांट को शाकाहारी खाएंगे, शाकाहारियों को मांसाहारी खाएंगे, और मांसाहारी जो है उनको
ऐसे जीव खाएंगे जिनको खुद को मार के तो कोई नहीं खाता है, बट वो दूसरों को, इनमें से किसी को भी जिसकी इच्छा हो वो उसको खा लेवे, तो उनको कह दिया कि ये सब टॉप कंज्यूमर है। अब उसमें अपवाद वगैरह सब मिलते हैं, बट फिर भी तो प्राथमिक कंज्यूमर के बारे में यहां पे लिख देवे, तो पहले अंतर्ग्रहण और फिर पाचन ये लिख दिया। उसके बाद में इन्हें निम्न भागों में विभाजित किया गया है, इन्हें निम्न भागों में विभाजित किया गया है। लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। ये शाकाहारी जीव हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, दे आर डायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर फॉर फूड, ये शाकाहारी होते हैं। अब इनको जो है शाकाहारी जीवों को कहा जाता है की इंडस्ट्री एनिमल, कि ये भी एक अपने आप में उद्योग है। कैसे? तो साहब प्लांट मटेरियल को जंतु मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। तो कभी भी पूछा जाए कि की इंडस्ट्री एनिमल किसको कहते हैं, तो की इंडस्ट्री एनिमल का मतलब अपने आप में वो खुद एक इंडस्ट्री है। कैसी इंडस्ट्री? तो साहब प्लांट मटेरियल को एनिमल मटेरियल में, पादप पदार्थों को जंतु पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, इसलिए उनको हम की इंडस्ट्री एनिमल बोलते हैं। तो कई बार ये भी शब्द पूछा जाता है की इंडस्ट्री एनिमल कौन है, तो शाकाहारियों को के लिए एक शब्द यूज में आता है कि जो की इंडस्ट्री एनिमल है, यानी खाते तो प्लांट प्रोडक्ट है और बनाते एनिमल प्रोडक्ट है। तो ये पादप पदार्थों को जंतु पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, पादप पदार्थों को जंतु पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। अतः इन्हें की इंडस्ट्री एनिमल्स कहते हैं, की इंडस्ट्री एनिमल्स कहते हैं। की इंडस्ट्री एनिमल कहते हैं। उदाहरण गाय, खरगोश, हिरण आदि। की इंडस्ट्री एनिमल कहते हैं। तो मैं आपको जो ये पढ़ा रहा हूं, मैं इस बात को ध्यान में रख के कि आपने दूसरे वाले सब्जेक्ट पहले बहुत अच्छे से कर ही लिए हैं, तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ने का भी आपके पास में पूरा टाइम है। और चूंकि आप लोग फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं, तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट को मैंने फर्स्ट डे ही कहा था कि अगर प्रीलिम्स का बैच होता तो मैं हो सकता है उसको 4 या 5 क्लासों में पूरा एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी तीनों को 6, 7, 8 क्लासों में कंप्लीट कर देता। और चूंकि आप फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों का सिलेबस आपने ले रखा है, और मैं ये भी मान के चलता हूं कि आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की पहले आपकी क्लासें बहुत अच्छे से हो चुकी है, आपने उनको याद कर लिया है। एनवायरनमेंट इकोलॉजी पढ़ने का भी आपके पास में पूरा टाइम है। इस वजह से इसको धीरे और डिटेल में, जैसा हम फाउंडेशन बैच में पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका, सामने कौन सा बैच है, फाउंडेशन बैच है या प्रीलिम्स का बैच है, इसके आधार पे हमारी एक स्ट्रेटेजी होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा स्लो भी मान सकते हैं आप इसको, थोड़ा सा डिटेल भी मान सकते हैं आप इसको, बट ये चल रहा है, इसकी वजह ये है। ओके, थैंक यू। अच्छा लग रहा होगा आपको।